चलो नेक्स्ट अपन कर रहे हैं क्या, एजुकेशन। ठीक, एजुकेशन को हम इतना थोड़ा सा इन डेप्थ में पढ़ेंगे ताकि क्या हो, हमारा मेंस का ये किसी भी पेपर में कुछ भी आ जाए, हम इससे रिलेटेड सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। समझ गए, इतना हम इसमें इतना चीज़ हम लोगों को ये समझ लेना है कि भाई इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन मेंस में आए तो हम हमारी अप्रोच क्या होगी उस आंसर को लेकर के। इसमें से किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आ गया, जनरल क्वेश्चन आने की संभावना कम रहती है, बट फिर भी अगर मान लो जनरल आ गया तो वो तो हर कोई अटेम्प्ट कर लेगा। बट अगर मान लो स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है तब आप क्या करोगे? तो उस केस में हमको एक एक चीज़ को लेकर के एजुकेशन से रिलेटेड जो जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स हैं, गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स के साथ साथ क्या क्या इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ को देखेंगे। उन इश्यूज़ को कैसे सॉल्व करना है, तो उनके लिए जो रीसेंट इनिशिएटिव्स हैं, रीसेंट इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट अभी कर रही है वो देखेंगे। इसके अलावा कुछ कुछ अपन वे फॉरवर्ड देखेंगे। वे फॉरवर्ड मतलब क्या, आगे की क्या राह रहेगी हमारी, उस चीज़ को हम समझने का कोशिश करेंगे। समझना क्या, अप्रोच आपको बता दिया हूँ एजुकेशन का। पहले आपको मीनिंग समझना है, मीनिंग में फिर आपको एजुकेशन के टाइप समझना है कि कितने कितने लेवल्स पे एजुकेशन चलता है। हायर लेवल पर अलग एजुकेशन है भाई, और एलिमेंट्री एजुकेशन में अलग प्रॉब्लम्स है। इनमें आपको बेसिकली अप्रोच क्या होगी, इनमें प्रॉब्लम्स क्या है। एजुकेशन में जो सारे क्वेश्चन आप देखना उठा करके सिर्फ इशू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ आपको प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, और उसके साथ साथ आपको गवर्नमेंट का इनिशिएटिव और उसके साथ साथ कुछ सॉल्यूशंस ये आपको बताना है। बस समझ में आ गया, ये अप्रोच होगा आपका एजुकेशन को लेकर। समझ में आ गया ना? तो बस ये थोड़ा सा याद रखना कि मेंस का कॉम्प्रिहेंसिवली हो जाए हमारा, ऐसा करना है, क्योंकि ये आपका भाई GS3 में भी ये इम्पोर्टेंट आ जाता है, प्लस GS2 में भी आ जाता है। जैसे सोसाइटी वाले एंगल में है ये बेसिकली सोसाइटी का पार्ट, बट उससे रिलेटेड क्योंकि इसका लिंक होता है पॉवर्टी, हंगर, माल न्यूट्रिशन, ये सब से, इलिटरेसी से, इसलिए ये क्या है कि एक तरीके से मल्टी डिसिप्लिन हो जाता है। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के तहत हम इसको पढ़ना है। इसको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के तहत समझ करके इतना आपको आ जाना चाहिए कि आप एक आंसर अटेम्प्ट कर सको एजुकेशन। समझ में गया? एजुकेशन, हेल्थ, ये सब कुछ ऐसे पॉइंट है, अगर आपको ये सब चीज़ें, हर चीज़ की सॉल्यूशन है एजुकेशन। इंडिया में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, हर चीज़ का सॉल्यूशन है ये एजुकेशन। समझ में गया? एकमात्र टूल जो पूरी दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर सकता है एट प्रेजेंट टाइम, वो क्या है? एजुकेशन है। इसीलिए सबसे अच्छे से इस टॉपिक को आपको करना है। समझ में क्या? अगर मैं बताता हूँ आपको एजुकेशन का इम्पोर्टेंस, आप समझो ये एजुकेशन है, एकमात्र इंडिया ऐसा कंट्री है जिसने फ्रॉम एंशिएंट से इतना इम्पोर्टेंस दिया है एजुकेशन। जब भी एजुकेशन की बात आती है तो सबसे पहला नाम आता है इंडिया का। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो फर्स्ट वर्ल्ड की ओल्डेस्ट लिटरेचर है, समझ में, ओल्डेस्ट लिटरेचर वो भी कौन सी है? हमारी वैदिक लिटरेचर। समझ में, ओल्डेस्ट रिटन लिटरेचर। समझ में, आज तक की जो भी ओल्डेस्ट रिटन लिटरेचर देखने को हमको मिलती है वो कौन सी है? वैदिक लिटरेचर है। समझ में क्या? इनफैक्ट अगर आप देखो ओल्डेस्ट रिटन का ट्रेडिशन भी अगर आप देखो तो इंडस वैली समय से आ रहा है। मतलब क्या है, आपको मैं अगर बात करूं, लिटरेरी ट्रेडिशन जो है हमारे देश में, लिटरेरी ट्रेडिशन वो भी बहुत एंशियंट है हमारे देश का। समझ में क्या? इंडस वैली से ये चीज़ें चल रही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। आईवी से ही आपको स्क्रिप्ट्स हमको मिलती हैं। समझ में क्या? ठीक, लेकिन ये सब कैसी हैं? ये सब जो स्क्रिप्ट्स हैं अनडेसिफर्ड है, मतलब आज तक हम इसको समझ नहीं पाए वो क्या होती है, इसीलिए हम इसको बोल देते हैं प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री, समझ में क्या? अगर मान लो कि नॉन लिटरेरी, यहाँ पर लिटरेरी तो है, लिटरेरी लिखित में मिलते हैं, बट हम उसको समझ नहीं पाते तो उसको क्या बोल देते हैं? प्रोटो हिस्ट्री। समझ में क्या? प्री हिस्ट्री किसको बोलते हैं? प्री हिस्ट्री हम उसको बोल देते हैं कि भाई वो वाला पार्ट जिसमें लिटरेरी ट्रेडिशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। समझ में, यहाँ पर लिखने वाला कुछ सिस्टम नहीं होगा, लिटरेरी ट्रेडिशन ये एग्जिस्ट नहीं होता। समझा क्या? यहाँ पे एग्जिस्ट तो होता है बट अनडेसिफर्ड है। अनडेसिफर्ड का मतलब क्या होता है भाई? अनडेसिफर्ड का मतलब क्या है कि भाई आज तक इसको पढ़ा नहीं गया है, कि भाई पढ़ नहीं पाए हैं कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, हम ये चीज़ समझ नहीं पाए, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं? प्रोटोहिस्ट। और फिर हिस्ट्री हम कहाँ से बोलते हैं? जहाँ से हमको लिटरेरी ट्रेडिशन तो है और प्लस डेसिफर्ड है। डेसिफर्ड मतलब क्या?
पढ़ भी लिया गया है कि क्या बोलना चाह रहे हो। तो हमारे यहाँ जो अगर हम बात करें एजुकेशन का, हमारा इतना इंपॉर्टेंस है कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन जो इंडिया में बसी थी, वर्ल्ड की सिविलाइजेशन जो थी भाई, जो अर्बनाइज सिविलाइजेशन जिसको बोलते थे, उसमें लिटरेरी ट्रेडिशन फॉलो होता था, मतलब उस समय के लोग पढ़े लिखे होते थे, समझा क्या। उसके बाद की बात करें तो आज तक की दुनिया की सबसे लेंथीएस्ट लिटरेचर जो है वो भी वैदिक लिटरेचर है, समझा क्या, वो भी इंडिया से ही ओरिजिनेट हुई है, समझा क्या। तो एजुकेशन में इंडिया का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, समझा क्या। पूरे वर्ल्ड को लिखना पढ़ना का समझो कि भाई ट्रेडिशन का एक रूट जो निकल रहा है वो हम बोल सकते हैं इंडिया से निकल रहा है, समझ में। इतनी इंपॉर्टेंस है एजुकेशन की हमारे एंशिएंट समय से, समझ में। एक बहुत अच्छा संस्कृत का श्लोक है, मैं आपको बताता हूँ, आपने कभी सुना होगा उसको, जिसको बोलते हैं स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, ठीक है ना। आप कभी भी एजुकेशन का है अगर लिखने को तो आप इस स्टेटमेंट से चालू कर सकते हो, स्वदेशे पूज्यते राजा, ठीक है, और विद्वान सर्वत्र पूज्यते, ठीक। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई ये बोलता है अगर कोई राजा है ना तो उसका जो ऑनर्ड होगा वो सिर्फ कहाँ पूजा जाता है? अपने ही किंगडम में, समझ में क्या। ऑनर्ड इन हिज ओन किंगडम या फिर ओन कंट्री, है ना। जिस कंट्री का वो राजा है, जिस किंगडम का वो राजा है, उसको सिर्फ वहीं पर पूजा जाता है, समझा क्या। लेकिन अगर कोई विद्वान व्यक्ति होता है तो उसको पूरे वर्ल्ड में पूजा जाता है, समझा क्या। बट क्या बोल रहा हूँ, अगर एक लर्नेड पर्सन है, वो उसका क्या बताया मैंने, उसका ऑनर्ड कहाँ होता है, उसकी जो पुछंती होती है वो पूरे वर्ल्ड में होती है, थ्रू आउट द वर्ल्ड, समझ क्या। ये सोचो इतना बड़ा स्टेटस, मतलब शुरू से हमको इतना बताया गया, समझ में क्या। शुरू से हमको क्या बोला गया है कि भाई देखो एजुकेशन की इतना ज़्यादा महत्व है कि अगर एजुकेटेड हो गए तो आपकी जो इम्पोर्टेंस है हमारे एंशिएंट सोसाइटी में एक विद्वान व्यक्ति की कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहती थी, समझ में क्या। मतलब ये क्या बोल रहे हैं, ये कहाँ पूजा जाता है इसको? थ्रू आउट दी वर्ल्ड, समझ में क्या। इतना ज़्यादा हमने, मतलब ये क्या बताता है, ये बताता है, दिस सोर्स क्या बताता है भाई, ये कि इंडिया का अटैचमेंट कैसा था। इंडिया का अटैचमेंट काहे से? अटैचमेंट प्लस इम्पोर्टेंस टू एजुकेशन, इम्पोर्टेंस टू एजुकेशन, समझ का। मतलब हम शिक्षा को शुरू से ही कितना महत्व दे रहे हैं, ये हमको ये बताता है ना। और ये अभी की बात है क्या, ये जो वर्ड्स मैंने उठाए ये वेदों से ये आपको ये वर्ड्स निकल के आ रहा है। मतलब ये एंशियंट समय से ही हम इतना महत्व दे रहे हैं, समझ क्या। मतलब फ्रॉम एंशियंट टाइम से ही हम इतना ज़्यादा, एंशियंट टाइम से ही हम एजुकेशन को इतना ज़्यादा महत्व देते हैं, समझ में आ रहा है ना, ठीक। मतलब आपको समझ में आ रहा है, ये एजुकेशन है। इवन अगर आप बात करो गीता की, समझ में क्या, गीता में भी क्या बोलता है, क्या बोला जाता है, गीता में भी ये बोला गया है, श्री कृष्ण ये बोलते हैं कि भाई सबसे उत्तम मार्ग जो होता है वो कौन सा मार्ग बताया है उन्होंने? ज्ञान मार्ग को बोला, समझ में क्या। तो भाई मोक्ष की प्राप्ति के लिए गीता का अल्टीमेट एम क्या है? मोक्ष की बात करते हैं, समझ में क्या। उसमें भी उसके लिए जो सबसे उत्तम मार्ग बताया गया है, उसके लिए उत्तम मार्ग किसको बोला गया है? उसके लिए बोला गया है, उत्तम मार्ग बोला गया है किसको? ज्ञान मार्ग को, ज्ञान मार्ग। यही रीजन है कि भाई जितने भी बड़े ज्ञानी पंडित होते थे, एग्जाम्पल देख लो आप, ऋषि मुनि जो होते थे, उन्होंने काहे का मार्ग ढूंढा था मोक्ष पाने के लिए? ज्ञान का मार्ग ढूंढा था, समझ क्या। कौन सा रूट उन्होंने चुना है? कौन सा चुना था उन्होंने? तो ज्ञान मार्ग का। जो देखो आपको बता देता हूँ मैं, भाई भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, समझ में क्या, योग वगैरह ये सब क्या है, आपके अलग अलग मार्ग हैं जिससे आपको मोक्ष मिल सकता है, समझ में क्या ना। तो भाई लेकिन सबसे उत्तम मार्ग बोला गया है भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग बोल रहा हूँ, ज्ञान मार्ग, समझ में क्या ना। बाद में जब भक्ति मूवमेंट आया था तो उस समय एक और बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया था भक्ति मार्ग, जिसके जो ज्ञान मार्ग से नहीं अचीव कर सकता,
जो किसी मार्ग से अचीव नहीं कर सकता, ज्ञान मार्ग नहीं कर सकता, तप मार्ग नहीं सकता, योग से नहीं अचीव कर सकता, तो उसके लिए फाइनली एक रास्ता होता है, सबसे सरल मार्ग कौन सा? भक्ति मार्ग। समझ में क्या? मतलब इंटेंस डिवोशन कर दो, आप अपने आप को सरेंडर कर दो अपने डिवोटी के प्रति। लेकिन फिर भी सबसे उत्तम मार्ग तो इसी को बोला गया है, ज्ञान मार्ग। मतलब आप समझो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था किसको? एजुकेशन सिस्टम, एंशियंट इंडिया में। समझा क्या? यही रीज़न है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो फिलॉसफीज निकली हैं, सबसे ज़्यादा जो बोलते हैं इंटेलेक्चुअल्स निकले हैं, वो इंडिया से निकले। समझ में आ रहा है? देखो आप, ऋषि मुनि, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि थे हमारे यहाँ, इतने सारे, ये ऋषि मुनियों के कारण सोचो इतने सारे लिटरेचर्स बाहर आए हैं, वेद आए हैं। समझा क्या? वेद आए हैं, ठीक है, उपनिषद आई हैं, उपनिषद आई हैं। समझा क्या भाई? उसके बाद दर्शन शास्त्र आए हैं, दर्शन शास्त्र। समझा क्या भाई? आपने कभी भी पूरे वर्ल्ड में आप घूम आओ, इतने सारे लिटरेरी ट्रेडिशंस और लिटरेचर्स आपको कभी नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल्स उस समय यहाँ थे। समझा क्या भाई? आपको मैं एग्जांपल दे के बताता हूँ। वर्ल्ड की जो फर्स्ट मेडिसिन की बुक है, वर्ल्ड की फर्स्ट मेडिसिन की बुक, ये सब आपको नीचे आप देखिएगा, आप गूगल करिएगा कि कौन कौन सी बुक्स हैं। इनका मैं नाम बता रहा हूँ प्री के लिए, ये सारा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड की फर्स्ट मेडिसिन बुक कौन सी है? मेडिसिन बुक वो कहाँ से आई थी? वो आई थी इंडिया से आई थी। समझा क्या? नाम आपको बताना है कौन सी बुक थी वो। वर्ल्ड की फर्स्ट ग्रामर बुक आई थी, वो कौन सी थी? वर्ल्ड की फर्स्ट ग्रामर बुक। समझा क्या? फिर मैं आपको बताता हूँ, वर्ल्ड की फर्स्ट सर्जरी बुक, वर्ल्ड की फर्स्ट सर्जरी बुक वो भी कहाँ से आई थी? वो भी इंडिया से आई है। वर्ल्ड की फर्स्ट जो इरोटिक बुक बोलते हैं, एमलगमेशन होता है। समझा क्या? प्योरिटी का और इंसानों का उसका यूनिटी विद गॉड, उसकी जो बुक है, समझा क्या? उसका भी कहाँ पे आया था? पहली बुक यहीं आया। समझा क्या? क्लियर है ना? फिर आप देखो, फिर इसके अलावा त्रिपिटक बुद्धिज्म की जो बुक्स हैं, है ना, बुद्धिज्म की जो बुक्स हैं, वो भी कहाँ से आई थी? यहीं से आई थी। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद जैनों की जो बुक है, जैनों की ट्रेडिशंस की बुक है, ठीक है, ये सब कहाँ से आई? इंडिया से। मतलब एंशिएंट समय में सोचो इतनी सारी बुक्स आपको मिल रही हैं। वर्ल्ड की फर्स्ट फोनोग्राम की जो बुक थी, वो भी कौन सी थी? इंडिया से थी। ये सब आपको पता करना है। समझा क्या? अगर आपको मैं इसका सोर्स बता दूं आपको कहाँ मिलेगा, तो आप इसको एक जगह लूसेंट में एक पेज में दिया है ये सब कुछ। समझा क्या? कि ग्रामर की बुक सबसे पहली है, वर्ल्ड की फर्स्ट सर्जरी की बुक, वर्ल्ड की फर्स्ट म्यूजिक की बुक। समझा क्या? वर्ल्ड की फर्स्ट म्यूजिक की बुक। समझा क्या? ये सब कौन सी हैं? ये सब कहाँ से आती हैं? ये सब इंडिया से आती है। क्यों आती है? क्योंकि इंडिया में इतने सारे इंटेलेक्चुअल्स थे एंशिएंट समय में। समझ में आ रहा है? वर्ल्ड की जो बेस्ट उस समय, जो आप बोलते हो कि भाई एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी टेक्स्ट होते थे, वो सब कहाँ से आते थे? इंडिया से आते थे। समझ में आ रहा है? इवन जीरो का इन्वेंशन कहाँ से होता है? इंडिया से होता है। क्यों? समझ में आ रहा है ना ये रीजन? आपको, आपके पास कुछ पॉइंट्स होना चाहिए जिससे आप बोल सकते हो कि कल को हाँ, इंडिया एजुकेशन का एक हब होता था। समझ में आ गया ना? अभी मैंने आपको क्या बताया? अभी आपने कभी इसका नाम सुना है? तक्षशिला यूनिवर्सिटी का। तक्षशिला यूनिवर्सिटी, समझा क्या? नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी। समझा क्या? ये जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी उस समय दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, और नालंदा उससे भी बड़ी यूनिवर्सिटी थी। समझा क्या? बट ये बीसी में बनी थी, ये आपकी गुप्ता पीरियड के समय की है। समझा क्या? ये गुप्ता पीरियड के समय की, समझा रहे ना? तो भाई ये गुप्ता पीरियड के समय की ये नालंदा यूनिवर्सिटी है। समझा क्या? अब इसको बनाया किसने था? नालंदा यूनिवर्सिटी को। और एक और यूनिवर्सिटी है विक्रमशिला, विक्रमशिला। समझ में क्या? अब ये बनाया था आपका धर्मपाल के समय में बनाई, ठीक है ना? ये वाली जो विक्रमशिला है, ये धर्मपाल ने बनवाई थी। समझा क्या? ठीक, पाल वंश के हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? अब इसको आप बताइए किसने बनवाया था नालंदा विश्वविद्यालय? ठीक है ना? ठीक है, गुप्ता के समय की है ये यूनिवर्सिटी, आपको पता करना है किसने बनवाया। ठीक है ना? तो ये आप पता करिएगा किसने बनाया है। गुप्ता पीरियड के समय में ये बनी है नालंदा विश्वविद्यालय, पता लगाइए। ये जो वर्ल्ड थी उस समय, वर्ल्ड को डोमिनेट करती थी। ये जो यूनिवर्सिटीज थी पूरे वर्ल्ड से, इवन आप देखिए फाहियान, ठीक है ना, फाहियान,
ह्यून सांग ये सब दुनिया भर से पढ़ने आते थे यहाँ पर। ह्यून सांग ये आपका नालंदा विश्वविद्यालय में आकर के पढ़े हैं। फाइयान भी नालंदा विश्वविद्यालय में आकर के पढ़े हैं। कौटिल्य का नाम सुना होगा आपने, चंद्रगुप्त का, तक्षशिला यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं, समझ में क्या? क्लियर। आर्यभट्ट भी नालंदा यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड है, समझ में क्या? चरक, आर्यभट्ट, समझ में क्या? ये सब नालंदा यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड। मतलब आपको क्या बताना चाह रहा हूँ मैं कि भाई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस था एजुकेशन का हमारा, समझ में क्या? भाई चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, समझ में क्या? चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये सब क्या है? ठीक, ये सब बुक्स हैं, समझ में क्या? चरक क्या है? चरक संहिता जो बोलते हैं, जो मैंने आपको बताया वर्ल्ड की पहली मेडिसिन बुक, वो चरक संहिता है, समझ में क्या? और जो सुश्रुत संहिता बता रहा हूँ आपको, वर्ल्ड की पहली सर्जरी बुक है, समझ में क्या? ठीक है ना? तो ये सब क्या बता रहा हूँ मैं आपको, ये सब इंडिया में आया है, समझेगा? वर्ल्ड की पहली जो ग्रामर की बुक है, पणिनि ने लिखी थी जो, समझ में क्या ना? तो ये सब क्या है आपकी, ये सब आपकी बताता है कि इंडिया में क्या आपका इम्पोर्टेंस है। भाई द वे वो पढ़ने की बुक का नाम आपको पता करना है क्या है? वैसे मैं बता ही देता हूँ आपको क्या है, अष्टाध्यायी नाम है उसका, समझ में क्या? तो ये सब आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि क्या इंपॉर्टेंस है एजुकेशन को लेकर, समझ में क्या? तो आप पहले मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया क्या कि भाई एंशिएंट इंडिया और एंशिएंट इंडिया और एजुकेशन का क्या रिलेशन है, समझ में क्या ना? कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, समझ में क्या? ऑब्जर्वेटरी बनाई गई थी एंशिएंट समय में। ऑब्जर्वेटरी मतलब समझते हो, एस्ट्रोलॉजी को लेकर के, समझ में क्या? जैसे आज जंतर मंतर जो है, चलो वो तो मेडिवल के समय में बनी थी, ऐसे कोणार्क है, ठीक है ना? कोणार्क टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल में आप वो जो सन डायल था, वो सब क्या बताता है भाई? इतना एजुकेशन सिस्टम को हमको समझाता है। तो कुल मिला के मेरा आपको ये एक आइडिया था कि भाई आपको पता होनी चाहिए कि एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस हम शो करते थे एंशिएंट इंडिया में, समझ में क्या? यही रीज़न है कि भाई जो टॉप क्लास हमारा इंडियन सोसाइटी था, समझ में क्या? जिसमें 4 स्टेटस में 4 हायरार्की बनाई थी, सबसे ऊपर उसमें ब्राह्मणों को रखा जाता था, समझ में क्या? ब्राह्मण्स होते थे, देन क्षत्रिय होते थे, देन वैश्य होते थे, देन शूद्र होते थे, समझ में क्या? क्यों? एजुकेशन का इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, देखो एजुकेशन, समझ में क्या? ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन था। मतलब हमारे यहाँ एजुकेशन को सबसे इम्पोर्टेंट दिया जाता है, दिया गया भी था, समझ में? दिया गया था। उसी के आधार पर ब्राह्मण एक रूलिंग मतलब जो पूरा सोसाइटी को चलाने का काम किसका था? जो एलिट क्लास होते थे, मतलब जो एजुकेटेड क्लास होती थी, समझ में क्या? इसीलिए यही रीज़न है, जितना एडमिनिस्ट्रेशन होता था, एडमिनिस्ट्रेशन उनमें सारी पोस्ट ब्राह्मणों को ही क्यों दी जाती थी, समझ में आ रहा ना? उसका रीज़न क्या था कि भाई आपको एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है तो आपको इंटेलेक्चुअल व्यक्ति चाहिए। अब इंटेलेक्चुअल व्यक्ति वही होता है जिसके पास नॉलेज होगा, समझा गया? तो ऐसे में दूसरे वर्गों के पास, जिसके पास नॉलेज नहीं था, उसको एडमिनिस्ट्रेशन में कम रोल दिया जाता था, समझ गया? हाँ, हाउएवर क्षत्रियों का रोल उसमें जरूर था, फाइटिंग में वॉरियर क्लास जरूर थे, समझ में? लेकिन उनको भी मैनेज करने का काम किसका था? ब्राह्मणों का। तो ओवरऑल कंट्रोल क्यों था, समझ में आ गया ना? इसके पीछे का रीज़न एजुकेशन, क्लियर है? तो इतना इंपॉर्टेंस हम देते थे अपने एजुकेशन सिस्टम एंशिएंट समय से, समझ में आ गई बात? अब देखो, अब बात करें अगर मॉडर्न समय में, अगर हम बात करें मॉडर्न समय में, मॉडर्न सोसाइटी एंड एजुकेशन। अब मॉडर्न सोसाइटी और एजुकेशन का क्या रिलेशन होता है? ठीक, अब मॉडर्न सोसाइटी और एजुकेशन का ये रिलेशन है कि भाई एक बात समझो इधर पे, रोल ऑफ एजुकेशन। अब मैंने आपको क्या बताया, आज की जो सोसाइटी है उसका जो मेन रथ होता है, जो उसको चलाता है, वो कौन है? तो वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन। आजकल की सोसाइटी एजुकेशन के दम पे चल रही है, समझ में? क्या मॉडर्न सोसाइटी की बात कर, क्लियर है? कैसे? देखो, अब मैं आपको समझाता हूँ। पहला पॉइंट ये है भाई, ये एक व्यक्ति है, समझ में क्या? ये व्यक्ति है, इसका मेंटली ग्रोथ, इसका मेंटल ग्रोथ, समझ में क्या? और इस व्यक्ति का फिजिकल ग्रोथ, जिसको मैं क्या बोलता हूं? ओवरऑल ग्रोथ। ओवरऑल ग्रोथ वो काहे पर निर्भर है? वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पे निर्भर। अगर आप उसको एजुकेशन नहीं दोगे तो उसके पास रीजनिंग नहीं डेवलप होगी, एप्टीट्यूड डेवलप नहीं होगा,
समझ में गया। तो उसके लिए क्या होता है, इसके लिए क्या है भाई, आपको कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ चाहिए, अगर किसी इंडिविजुअल की ओवरऑल ग्रोथ चाहिए तो भाई क्या होगा, उसके लिए आपको मैंने बता दिया जरूरी हो जाता है क्या, एजुकेशन। मतलब मैं बोल सकता हूँ रोल ऑफ एजुकेशन क्या है, मतलब एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन क्या है, एजुकेशन फॉर फंडामेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फंडामेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हाँ, किसका, इंडिविजुअल का, है ना। हर एक व्यक्ति का, इंडिविजुअल का अगर फंडामेंटल ग्रोथ चाहिए, ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चाहिए उस व्यक्ति का अच्छे तरीके से, तो क्या होगा, एजुकेशन का रोल हो जाता है। समझ में क्या। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ मैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, सेकेंड पॉइंट देखना। सेकेंड पॉइंट में ये बोल सकता हूँ कि भाई एकमात्र रास्ता जिसके तहत हम पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को दूर कर सकते हैं, वो भी लंबे समय तक के लिए, हमेशा के लिए, अभी के लिए बस नहीं, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए और सस्टेनेबल वे में, तो वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन है। समझ में क्या। उसके अलावा आप दूसरा रास्ता ढूंढ लेना, आपके पास अभी 20 साल है, आप दिमाग लगा लो, आपके पास जितना दिमाग है, इसके अलावा कोई भी अल्टरनेट रूट आपको नहीं मिलने वाला। समझ में क्या, क्या बोल रहा हूँ मैं कि भाई यहाँ पे समझो। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ कि भाई एजुकेशन ही मात्र एक ऐसा रास्ता होता है, एजुकेशन only sustainable route to reduce क्या, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। जो भी अनएम्प्लॉयमेंट को बेटर, इसको बोलने से अच्छा होगा हम इनइक्वालिटी बोलें, क्योंकि ये उससे भी बड़ा वर्ड दर्शाता है। समझ में, आपको गरीबी हटाना है दुनिया से या फिर देश से, या फिर आपको जो असमानता है पूरे देश में बसी हुई, उसको अगर आपको हटाना है तो फिर आपको क्या चाहिए, एजुकेशन। एजुकेशन ही एकमात्र रास्ता होता है आपके पास। समझ में गई बात, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, ये क्लियर हो गया, ये वाला पॉइंट जो अभी मैंने बताया। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, समझो इधर। नेक्स्ट मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई इंडिया को अगर आपको ग्लोबल लीडर बनाना है, इंडिया को अगर आपको ग्लोबल कम्पिटिटिव बनाना है अगर आपको, तो उसके लिए आपको सोशल स्पेंडिंग करनी पड़ेगी। मतलब आपके देश का हेल्थ स्ट्रक्चर बूस्ट होना चाहिए और एजुकेशन सेक्टर बूस्ट होना चाहिए। जब तक ये दो चीज नहीं हो सकता, कोई भी कंट्री ग्लोबल लीडर नहीं बन सकता। आप उठा के देख लो, यूएस हेल्थ में महारथी हासिल करके रखा है, एजुकेशन में महारथी हासिल करके रखा है। जापान हेल्थ एजुकेशन, समझ में गया ना। कोई भी आप यूरोपियन कंट्री उठाओ, हेल्थ और एजुकेशन वहाँ उस कंट्री का आपको बेस्ट मिलेगा। समझा क्या, मतलब क्या है। और एजुकेशन तो तब आएगी ना जब लोगों में हेल्थ होगा। तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई इंडियाज competitiveness प्लस इंडिया एज अ ग्लोबल लीडर। अगर आपको ये चाहना है, ये दो पॉइंट अगर आप चाहते हो कि भाई इंडिया एक ग्लोबल लीडर बने और इंडिया कम्पिटिटिवनेस शो करे वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में, तो उसके लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है, वो है आपका एजुकेशन। समझ में क्या, एजुकेशन के दम पे ही आप ऐसा कर सकते हो। समझ में क्या, क्लियर। नेक्स्ट मैं ये बोल सकता हूँ, नेक्स्ट ये भी बोल सकता हूँ कि भाई देखो एजुकेशन के दम पर, एजुकेशन के से हम क्या कर सकते हैं, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी कर सकते हैं। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी मतलब क्या होता है, सामाजिक और आर्थिक विकास किसी देश का किसके दम पर होता है, तो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के दम पर होता है। समझ में, ऑफ सोसाइटी, किसी भी समाज का, ये एक समाज है, उसका आप चाहते हो कि भाई आर्थिक विकास हो और उसका सामाजिक विकास हो। सामाजिक विकास मतलब क्या होता है, जैसे कि भाई हम जैसे कि मैं आप सती प्रथा बंद कर रहे हैं, ये क्या है, सामाजिक विकास है। विडो रिमैरिज को प्रमोट कर रहे हैं, ये क्या है, सामाजिक विकास है। क्योंकि अगर आप बैकवर्ड सोसाइटी में होते तो आप ये सब चीज़ों के प्रति कंजर्वेटिव होते। आप एक लिबरल सोसाइटी बनाना चाह रहे हो, आप एक लिबरल सोसाइटी की ड्रीम रखते हो, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एजुकेशन चाहिए। समझ में आ गया, मतलब यही बोल रहा हूँ कि भाई अगर आपको सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब समझ गया ना, आर्थिक रूप से वो प्रगति कर सके, तो बिना एजुकेशन के तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एजुकेशन से इनोवेशन आएगा, इनोवेशन से टेक्नोलॉजी आएगी, टेक्नोलॉजी से आपकी जीडीपी और ये सब चीज़ें को आप ग्रोथ कर सकते हो। समझ में आ गया, मैंने बताया था आपको, जिस कंट्री के पास एआई है,
जिस कंट्री के पास नैनो टेक्नोलॉजी है, जिस कंट्री के पास बायोटेक्नोलॉजी में काम कर रहा है, वो देश आगे वाले सुपर पावर होने वाले आने वाले समय में। समझा क्या? उन सब के लिए भाई क्या रोल होता है, किसका रोल है? एजुकेशन का ही है ना, है ना? समझा क्या ना? नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं? तो हमने इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन समझ लिया, रोल ऑफ एजुकेशन समझ लिया। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ? मैं बताना चाहता हूँ कि जब देश आज़ाद हुआ था, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो भाई हमारे देश में उस समय जो हमारे देश की पॉपुलेशन थी ना, उसका सिर्फ 12% लोग लिटरेट थे। समझ गए? उस समय लिटरेसी रेट जो थी वो कितनी थी? 12% के आसपास। समझा कि जब देश आज़ाद हुआ था। प्रेजेंट टाइम में कितना है? एट प्रेजेंट जो आपने कास्ट सेंसस पढ़ा होगा, और जो आपका जो भी सेंसस होता है 2011 का, कास्ट के आधार पर भी आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा लिटरेट कौन सी कास्ट है। अगर आपको पता है तो आप बताइएगा कौन सी कास्ट सबसे ज़्यादा लिटरेट है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, वो एक माइनॉरिटी कास्ट है हमारे इंडिया की। समझ में? और वही कास्ट हमारे यहाँ की, कास्ट बोल रहा हूँ सॉरी, रिलीजन की बात कर रहा हूँ मैं। कौन सा रिलीजन सबसे ज़्यादा लिटरेट है, और वही रिलीजन इंडिया का सबसे अमीर रिलीजन भी। समझ में गया? तो आप उसको थोड़ा सा निकालिएगा, क्या है उसका, बताइएगा क्या है। तो एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं तो लिटरेसी रेट हमारे देश की इंक्रीज हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? तो 74% हो चुकी है। लेकिन इस पर मैं आपको बता दूं, मेल की लिटरेसी रेट जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल लिटरेसी रेट। समझेगा? मतलब अभी भी हमको काम करना है, क्योंकि बात आ जाती है इक्वालिटी की। समझा क्या? क्योंकि वुमेन्स की लिटरेसी रेट कम है एज कम्पेयर टू मेन। समझा क्या? तो ये थोड़ा सा आपको दिमाग में होना चाहिए कि काम कहाँ पे करना है हमको। समझा क्या? अगर मैं बात करूँ, एक अच्छी सी बात बताता हूँ आपको, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इलिटरेट पॉपुलेशन किस देश में है? ठीक है ना? वर्ल्ड में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ इलिटरेट, ये कहाँ है? किसी कंट्री की अगर बात करें तो भाई वो है अपना भारत महान, इंडिया। ठीक है ना? इंडिया में सबसे ज़्यादा लिटरेट पॉपुलेशन, परसेंटेज वाइज नहीं बोल रहा हूँ, पॉपुलेशन वाइज, मतलब गिनती अगर करने लगोगे आप तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? यहाँ पे। क्लियर है? क्लियर है ये बात? ठीक है, आगे बढ़े। तो भाई इंडिया का स्टेटस समझ लिया हम लोगों ने क्या। अब थोड़ा सा देखते हैं कि भाई अब देश आज़ाद हुआ था, तो भाई ऐसे कौन कौन से प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर हमारे देश में, ऐसे कौन कौन से मीजर्स हैं जिसको हम बोल सकते हैं कि ये मीजर्स हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड मैटर्स को डील करते हैं, ये समझना है। समझा क्या? तो पहले मैं आपको क्या बता दूं, इंपॉर्टेंट मीजर्स रिलेटेड टू एजुकेशन। एजुकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट मेजर्स की मैं बात करूँ तो सबसे पहली बात समझो कि भाई इंडिया में क्या है, एजुकेशन काहे का सब्जेक्ट होता है? एजुकेशन जो एक सब्जेक्ट है ना, वो कॉन्करेंट लिस्ट का है, कॉन्करेंट लिस्ट का मैटर है। अब कॉन्करेंट लिस्ट का मैटर का होने का मतलब समझ में आता है? इसका मतलब ये होता है कि भाई इस पर नियम कानून लॉ कौन बना सकता है? इसमें यूनियन भी लॉ बना सकती है, इसमें स्टेट भी लॉ बना सकती है। समझा क्या भाई? स्टेट भी लॉ बना सकती है, यूनियन, मतलब दोनों ही नियम कानून बना सकते हैं इस मैटर। समझ में आ गया? बात करें अगर एजुकेशन को, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट दिया गया है, किसको? आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट दिया है। और एक आर्टिकल ये काहे के लिए? 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। समझ में आ गया? क्लियर है? इसके अलावा डीपीएसपीज में आर्टिकल, जैसे मैं आपको बताता हूँ 45 है, वो भी डील करता है काहे से? भाई एजुकेशन से। किससे? 0 से 6 ईयर्स के बच्चों के लिए। समझ में आ रहा है? इसके अलावा डीपीएसपी में अदर डीपीएसपीज हैं, जैसे कि 46 में भी बोला गया है कि जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं उनके लिए आपको कुछ करना चाहिए। समझा क्या? क्लियर है? ठीक, तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं, मतलब हमारा फंडामेंटल राइट भी डील करता है, डीपीएसपी भी डील करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो भाई एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है
जो पहली बार कब आई थी, 1968 में आई थी। दूसरे बार जब इसका इन दोनों को रिवर्स कर दो आपको आ जाएगा 1986 में आया था, और एट प्रेजेंट 2018 की भी आ चुकी है, समझ में क्या। बट ये अभी इसको बोलते हैं ड्राफ्ट एजुकेशन पॉलिसी। ड्राफ्ट इसलिए क्योंकि अभी फाइनली ये इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, अभी सिर्फ ड्राफ्ट स्टेज में है। जब गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट कर देगी तो वो एजुकेशन पॉलिसी 2018 कहलाने लगी, समझा क्या। ये एजुकेशन पॉलिसी से। फिर उसके बाद मैं बात करूं तो आरटीई एक्ट है हमारे देश में। आरटीई एक्ट है 2009 का, वो डील करता है, समझा क्या। इन सारी चीज़ों को हम जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी ना डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आप इन चीज़ों से निश्चिंत रहिए। जो भी होगा आपको जहाँ पर भी रेलेवेंट पॉइंट उठेगा वहाँ पर ये सब चीज़ें डिस्कस कर ली जाएंगी, समझ में क्या, ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें कि भाई एजुकेशन का इमरजेंस ऑफ एजुकेशन, ये सब हम मॉडर्न के समय में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो भाई इसमें आप पहले समझो कैसे इमरजेंस हुआ है। भाई पहले सरकार के ऊपर था देना है कि नहीं देना, समझ में क्या। लेकिन अब ये जो एजुकेशन है हमारे यहाँ राइट बेस्ड अप्रोच हो गया। राइट बेस्ड अप्रोच का मतलब समझते हो, राइट बेस्ड अप्रोच। अब ये आपका अधिकार हो गया है, समझ में आ रहा है। अगर आपको एजुकेशन नहीं मिल रहा है तो आप उन एजुकेशन को मांग रख सकते हो, आप मांग सकते हो, ये आप असर्ट कर सकते हो। राइट टू एजुकेशन है, वो आपका अधिकार हो गया है, समझ में क्या। अगर आप 6 से 14 साल के बच्चे हो तो ये आपका अधिकार है, सरकार को वो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, कोई भी बच्चा वंचित ना रह जाए, समझ में क्या, क्योंकि वो उसका अधिकार है। आप अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हो, सबसे बड़ी बात, समझ में आ रहा है ना। अब सरकार के ऊपर नहीं है कि देना है कि नहीं देना, अब सरकार को देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपका कानूनी क्या संवैधानिक अधिकार हो गया। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये एक मूल अधिकार हो गया। कौन सा एजुकेशन, ये नहीं कि अब मैं रोने लगूं जा करके कि मेरे को इंजीनियरिंग करनी है, मेरा अधिकार है, नहीं। एलिमेंट्री एजुकेशन आपका क्या है, राइट बेस्ड अप्रोच, समझ में आया। कौन सा एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन। अभी एलिमेंट्री एजुकेशन क्या है, ये जो 1 to 8 क्लास हम पढ़ते हैं ये सब एलिमेंट्री एजुकेशन कहलाते हैं, समझ में आया। 1 to 8 क्लास, क्लियर है, ये एलिमेंट्री एजुकेशन। अभी देखेंगे इसमें फर्दर कैसे इनको क्लासिफाई करके रखते हैं, अभी सब पे आएंगे, समझ में क्या। नेक्स्ट, इंडिया में कैसा इमरजेंस हुआ है। पहले इंडिया में क्या चल रहा था कि भाई इंडिया में सिर्फ लिटरेसी रेट को हम बढ़ाने पे ध्यान देते थे, समझ में क्या। अब हम काहे में ध्यान देते हैं, अब हम टेक्निकल एजुकेशन पर ध्यान देते हैं, हायर एजुकेशन पर ध्यान देते हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन पर ध्यान देते हैं। पहले हमारा जब देश शुरू समय में पोस्ट इंडिपेंडेंस में ध्यान ये रहता था, सरकार का ये अप्रोच रहता था कि हमको लिटरेसी को इम्प्रूवमेंट करना है, मतलब हम नंबर्स पर फोकस करते थे। अब हम नंबर्स पर नहीं काहे पे फोकस करते हैं, क्वालिटी पर फोकस करते हैं, क्वांटिटी पर नहीं, समझ में क्या। मतलब अर्लियर क्या होता था, देखो अर्लियर और ये प्रेजेंट है, फोकस काहे पर था, फोकस था हमारा काहे में, अभी बताया मैं आपको कि भाई लिटरेसी रेट को बढ़ाने की, समझा क्या। एट प्रेजेंट काहे में है, एट प्रेजेंट है हमारे लिटरेसी के साथ साथ, मतलब क्या बात कर रहे हैं, क्वांटिटी पे फोकस था ना, ज्यादा लोगों को कवर करो, समझ में क्या। एट प्रेजेंट काहे पे फोकस होता है, एट प्रेजेंट है हायर एजुकेशन पर फोकस, समझ में क्या। एट प्रेजेंट एलिमेंट्री एजुकेशन पर फोकस, एट प्रेजेंट टेक्निकल एजुकेशन पर फोकस, समझ में क्या, साइंस पर फोकस, प्लस एंड प्रोफेशनल एजुकेशन जैसे लॉ वगैरह, ये सब क्या है, एडवोकेट वगैरह जो करते हैं ये सब प्रोफेशनल एजुकेशन, डॉक्टर, समझ में क्या, प्रोफेशनल एजुकेशन। मतलब अब हम काहे पे फोकस करते हैं, यहाँ पे बोलते हैं क्वांटिटी, यहाँ पे बोलेंगे क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस करना है। एक तो आपका राइट बेस्ड अप्रोच हो गया, दूसरा क्वालिटी पर फोकस करना है, समझ में क्या। क्लियर है ये बात। थर्ड समझो, थर्ड क्या बोल रहा हूं कि भाई एट प्रेजेंट क्या है, एट प्रेजेंट है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन काहे में, प्राइमरी एजुकेशन में। मतलब प्राइमरी एजुकेशन में यूनिवर्सलाइजेशन है कि सबको ये शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन अब हमारा फोकस है सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन, क्यों सेकेंडरी एजुकेशन क्यों नहीं, 10वीं 11वीं 12वीं को भी क्यों कवर ना करे,
समझ में आ गया। अभी सिर्फ 8वीं तक के बच्चों को हम क्या बोलते हैं कि भाई ये एलिमेंट्री एजुकेशन सबको फ्री मिले, लेकिन क्या अब हमारा फोकस काहे पे है कि भाई यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन होना चाहिए सेकेंडरी, उस पर भी सेकेंडरी एजुकेशन। समझ में क्या मतलब एट प्रेजेंट क्या है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। यूनिवर्सलाइजेशन मतलब समझते हो ना, सबको कवर करता है, जो हर एक बच्चा, हर एक गांव का, हर एक शहर का, हर एक मेल, हर एक फीमेल, सेक्स कोई भी हो, सबको एजुकेशन मिलना चाहिए। इसको बोलते हैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। ये कहाँ पे है, ये है आपका प्राइमरी में, प्राइमरी एजुकेशन में तो है, समझ में क्या। लेकिन अब फोकस काहे पे है, मतलब अब काहे पे फोकस किया जा रहा है, मतलब एंडेवर टू एक्सटेंड, अब इस पर फोकस है, इट टू सेकेंडरी एजुकेशन। समझा ना। नेक्स्ट हमारा शेप अब ये है कि भाई हमने अच्छी खासी प्रोग्रेसिव तो इधर पे कुछ भी कर ही रहे हैं, लेकिन हम लैग कर रहे हैं हायर एजुकेशन में। हायर एजुकेशन में हमारा जो आज की जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जिस हिसाब से हमारा इकॉनमी बढ़ रही है, उसके रेलेवेंट हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं है। ये आपने सुना होगा कि भाई आप जो इंजीनियरिंग करते हो, आप जो भी एजुकेशन सिस्टम पढ़ते हो, वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, इकोनॉमी ओरिएंटेड नहीं है। तो हमारा फोकस काहे पे है कि भाई हम अपने हायर एजुकेशन को रीशेप करें अकॉर्डिंग टू चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी। समझा क्या ना, क्लियर है क्या बोल रहा हूँ। काहे पे फोकस है, ये चौथा पॉइंट होगा आपका, रीशेपिंग द हायर एजुकेशन। हमको हमारा जो हायर एजुकेशन है उसको रीशेप करना है, मतलब क्या है, उसको थोड़ा सा बदलना है, चेंज करना है। समझ क्या। तो ये हमने क्या समझ लिया, ये हमने समझ लिया कि भाई क्या क्या मेजर्स एजुकेशन को लेकर के हैं, अभी कुछ आए तो आप लिख सकते हो, और क्या क्या अप्रोच है अभी एजुकेशन को लेकर के हमारे देश में। समझना क्या। ये समझने के बाद अब हम आगे देखेंगे कि भाई क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, अब हमको क्या करना है, अपन को एजुकेशन सिस्टम समझना है इंडिया में, एजुकेशन सिस्टम प्लस उससे रिलेटेड इशूज एंड चैलेंजेस, समझा क्या, फिर उनका सॉल्यूशन। ये अप्रोच होगी अब अपनी, समझा क्या, यही अप्रोच होगी, प्लस इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, क्योंकि उसके बिना आपका आंसर अधूरा रह जाएगा। समझा क्या। लेकिन ये चालू कहाँ से करेंगे, पहले चालू करेंगे प्री स्कूल। प्री स्कूल मतलब स्कूल जाने से पहले जो बच्चे लोग छोटे छोटे इसमें जाते हैं, आंगनवाड़ी वगैरह में, इसको कवर करना है। फिर अपन देखेंगे स्कूल में क्या दिक्कत है, स्कूल लेवल पर क्या दिक्कत है, समझा क्या, उसमें भी एलिमेंट्री वाले में क्या दिक्कत है, एलिमेंट्री वाले में, फिर सेकेंडरी स्कूल में मतलब प्राइमरी वाले में क्या दिक्कत है, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी लेवल पर क्या दिक्कत है, समझा क्या, ये सब समझेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि भाई हायर एजुकेशन में क्या दिक्कत है, हायर एजुकेशन में, समझा क्या, ये अप्रोच होगा। फिर देखेंगे, फिर जो भी इससे रिलेटेड इशूज चैलेंजेस होगा, फिर लास्ट में हम देख लेंगे मिसलेनियस, जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, ये सब। समझ में आ गया, ये यहाँ से अपना चालू रहेगा अप्रोच। समझ में गया। तो पहले उठाते हैं क्या, प्री स्कूल, इसमें क्या प्रॉब्लम्स है, क्या गवर्नमेंट ने किया है और क्या इसके सॉल्यूशन समझेंगे इसको। समझा क्या। अब हम बात करते हैं प्री स्कूल। प्री स्कूलिंग किसको बोलते हैं, प्री स्कूलिंग की बात करें, प्री स्कूल को क्या बोलते हैं, किंडर गार्डन। समझा क्या, किंडर गार्डन, समझा क्या, ये जो सिंचन जाता था जिसमें, ठीक है, किंडर गार्डन, किंडर गार्डन, डन नहीं है ये, टन है, ठीक है ना, TEN, किंडर गार्डन बोलते हैं इसको, ठीक है ना, क्लियर। किंडर गार्डन मतलब क्या होता है, प्री स्कूलिंग, मतलब अभी आप स्कूल में नहीं गए हो, स्कूल के पहले के स्टेज में हो आप, जो छोटे छोटे बच्चे आंगनवाड़ी वगैरह में जाकर के कुछ सीखते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या, प्री स्कूल। समझ गया। अब बताओ प्री स्कूलिंग क्यों जरूरी है, समझ गया। अब बात करें अगर वाई प्री स्कूलिंग, क्यों भेजा जाता है, प्री स्कूलिंग कराने की क्या जरूरत है। प्री स्कूलिंग की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि भाई क्या होता है, हम अपने बच्चों को स्कूल में ऐसे ही अगर भेज देंगे बिना तैयारी के, बच्चा उसके लिए प्रिपेयर नहीं है, तो आगे जा कर के उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, मेंटली वो वहाँ पर रिटार्ड हो जाएगा, रुक जाएगा। समझ में क्या मतलब, हम क्यों करते हैं ये इसलिए ज़रूरी होता है
क्योंकि ये क्या है आपका चिल्ड्रन है, ये चिल्ड्रन है, इस चिल्ड्रन के ताकि क्या हो, ये चिल्ड्रन का एसेंशियल ग्रोथ हो, इसका एसेंशियल डेवलपमेंट हो जाए, समझ में क्या, इस चिल्ड्रन के एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं कि भाई ये जो है आपका कौन सा किंडरगार्टन क्यों जरूरी होते हैं, ये चिल्ड्रन है, उस चिल्ड्रन को एसेंशियल डेवलपमेंट के लिए जरूरी हो जाता है, समझा गया ना कि भाई क्यों जरूरी है ये, तो आपको एक ही बात याद रखना है, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, समझा गया, क्यों डेवलपमेंट हो उसका, ये डेवलपमेंट कैसा होगा अभी देखेंगे कैसा, समझा गया ना। कब, काहे के लिए डेवलपमेंट ये करा रहे हैं, ये डेवलपमेंट इस चिल्ड्रन का डेवलपमेंट हो जाए, अभी तो यही लिखा भाई ये चिल्ड्रन है, हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको अगर हम दे देंगे प्री स्कूलिंग, इसको प्री स्कूलिंग अगर करवा दी गई तो इससे क्या होगा, चिल्ड्रन का डेवलपमेंट हो जाएगा, डेवलपमेंट काहे के लिए, इतना डेवलपमेंट हो जाएगा उसका कि वो फॉर्मल स्कूल में जब जाएगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, समझा क्या, मतलब काहे के लिए कराया जाता है, बिफोर ही एंटर्स, अब यहाँ पर ही लिख दिया है तो ही ऑब्लिक सी कर लो, नहीं तो लिबरल्स और लिबरलिज्म के चक्कर में फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, बिफोर ही और शी एंटर्स दी फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, क्लियर, मतलब क्या है समझो इधर पे, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो ये प्री एजुकेशन है, प्री प्राइमरी एजुकेशन, या फिर सिंपली इसको बोल दो प्री स्कूलिंग बोल लेते हैं इसको, ये प्री स्कूलिंग है, ये क्या कर देता है, ये प्रिपेयर करता है चिल्ड्रंस को, प्रिपेयर्स चिल्ड्रन काहे के लिए, फॉर्मल स्कूलिंग के लिए, फॉर्मल स्कूलिंग समझते हो ना, फॉर्मल स्कूलिंग मतलब होता है ये जो आप स्कूल में जब बच्चों को भेजते हैं वहां से जो उसके सीखने की प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन, समझेगा, बट यहाँ से यहाँ तक ये जो प्री स्कूलिंग होती है ये कैसा है, ये इनफॉर्मल होगा कि नहीं होगा, इसको एट प्रेजेंट क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन का पार्ट होता है, समझ क्या, इनफॉर्मल है, मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं कि बुक रजिस्टर ये सब मेंटेन करके पढ़ाते हैं, समझा क्या, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है, उनको खिलौने वगैरह से सिखा करके समझाते हैं, इसीलिए इनफॉर्मल एजुकेशन, मतलब ये क्या करता है, इनफॉर्मल एजुकेशन क्या करता है, प्रिपेयर करता है किसको, चिल्ड्रन को, काहे के लिए, ताकि फ्यूचर में जब वो फॉर्मल स्कूलिंग जाए तो कोई दिक्कत ना हो। अब जब मैं बात करता हूँ प्रिपेयर करता है तो क्या प्रिपेयर करता है, वो प्रिपेयर करता है बच्चों को फिजिकली, भाई शारीरिक रूप से वो उतने लिखने पढ़ने में सक्षम हो जाए, समझा ना, कि कुछ पेन चलाते बनने लगे उससे, समझा क्या, बोलने बनने लगे, तो मतलब फिजिकली भी वो इतना स्ट्रांग हो जाए ताकि फॉर्मल एजुकेशन में उसको कोई दिक्कत ना जाए। नेक्स्ट, फिजिकली के साथ साथ सोशली स्ट्रांग रहे, और तीसरा मेंटली, समझा क्या, मतलब इतना उसको सक्षम बना दिया जाता है कि भाई अब आप जब फॉर्मल एजुकेशन में जाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझा क्या। ऐसा क्यों किया जाता है, ये सब प्रोवाइड करने की क्यों जरूरत है भाई, ताकि क्या हो, पुअर परफॉर्मेंस ना रहे, अर्ली ड्रॉप आउट रेट ना हो जाए। अर्ली ड्रॉप आउट रेट का मतलब ये होता है बच्चा को पहले से ही कुछ नहीं सिखाया, पहले दूसरे में भेज दिया, अब वो बच्चा कुछ पढ़ नहीं पा रहा है, जान नहीं रहा क्या चल रहा है, तो वो स्कूल जाने से मना कर देगा, उसका इंटरेस्ट नहीं लगेगा, समझ में आ गया। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, किंडरगार्टन में भेजते हैं, इसीलिए उसको प्री स्कूलिंग होना जरूरी समझा जाता है, समझ में आ गया। काहे के लिए करते हैं ऐसा, हम इसलिए करते हैं ताकि हम प्रिवेंट कर सकें, टू प्रिवेंट, क्या हम प्रिवेंट कर सकें, क्या, पुअर परफॉर्मेंस समझ में आ गया। और दूसरी बात क्या, अर्ली ड्रॉप आउट रेट, अर्ली ड्रॉप आउट मतलब कि भाई पहले स्कूल में एडमिशन तो हो गया बट अब बच्चे क्या करते हैं, जा नहीं रहे हैं स्कूल में, समझा क्या, इसको बोलते हैं ड्रॉप आउट। पुअर परफॉर्मेंस क्या, कि भाई सीधे इतना लाड़ प्यार में उसको 5वीं में पहुंचा दिया, तीसरी में एडमिशन करवा दिया, तो बच्चा कुछ सीखेगा ही नहीं, कुछ बनेगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा भाई, 20% 30% से ज़्यादा उसको कुछ आएगा ही नहीं, फेल हो जाएगा हर बार, तो पुअर परफॉर्मेंस हो गया उसका, समझ में गया। इसलिए होता है प्री स्कूलिंग, समझ में गया ना। प्लस इसके साथ साथ जब हम उसको मेंटली तैयार कर रहे हैं तो भाई उसको भी ये इच्छा तो होगी ना ये सब अटेंड करने की, समझेगा। तो अगर हम प्री स्कूलिंग नहीं करवाएंगे तो जो बच्चों का इंटरेस्ट होता है ना वो भी नहीं लगता स्कूल में, फॉर्मल एजुकेशन, इसीलिए किंडरगार्टन का रोल हो जाता है, समझेगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, ये क्या करता है प्री स्कूलिंग, इसके कारण इट हेल्प्स चिल्ड्रन
टू अटेंड देयर स्कूल। समझा क्या? कि भाई वो बच्चों को इतना कैपेबल बना देता है कि भाई अब बच्चे क्या कर सकें, अटेंड कर सकें स्कूल को। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा हूं मैं। देखो एक चीज नोट डाउन करो पहले। नोट क्या नोट डाउन करना है कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में जो आया था, समझ में क्या, वो किसको कवर करता है? वो कवर करता है किसको? कवर्स 6 to 14 ईयर्स चिल्ड्रन, मतलब लेस देन 6 ईयर के बच्चों को कवर करता है क्या? नहीं करता। समझ में क्या? मतलब क्या? डज नॉट कवर चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स। बट ये एक चीज की वकालत करता है, एक चीज ये बोलता है, बट ये क्या बोलता है, एक इसमें मेंशन है जिसको बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। समझे क्या? मतलब ये क्या है, ECE ऐसे करके एक प्रोविजन है उसमें अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए। समझा क्या? वो क्या बात करता है, वो क्या बोलता है, ये बोलता है कि भाई गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट कुछ नेसेसरी अरेंजमेंट प्रोवाइड कर सकती है, काहे के लिए? प्री स्कूल एजुकेशन के लिए। समझ में ना? तो क्या बोलता है, गवर्नमेंट मे प्रोवाइड। समझ में? मे उसके ऊपर है गवर्नमेंट के पास कि आप अगर प्रोवाइड करना चाहो तो कर सकते हो। मे मेक नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर, काहे के लिए? फॉर प्रोवाइडिंग क्या? वही 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। यहां पर भी बोल देगा प्री स्कूल एजुकेशन कर दो आप, प्री स्कूल एजुकेशन। हाँ, इसकी बात जरूर करता है कि प्री स्कूल आप प्रोवाइड कर सकते हो, स्टेट को ये निर्देश दे रहा है। समझा क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो ये राइट टू एजुकेशन है, ये किस किस की बात कर रहा है? 6 से 14 साल के बच्चों के लिए डील करता है ये। समझ में क्या? लेकिन इसमें एक प्रोविजन है जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के बारे में कुछ बात करता है। ये क्या बात करता है? ये गवर्नमेंट को निर्देश देता है, क्या निर्देश देता है कि भाई प्री स्कूल को आप क्या करो, प्री स्कूल एजुकेशन जो होता है उसको फ्री में प्रोवाइड कराने के लिए कुछ अरेंजमेंट करवा दो आप। समझ में क्या? आप करवा दो, मतलब ऐसा नहीं है कि करवाना ही पड़ेगा, राज्य को निर्देश दिया गया कि आप ऐसा कर सकते हो अगर आपके पास अच्छा खासा फैसिलिटी है तो। समझ में क्या? तो राइट टू एजुकेशन आपको डील करता है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। समझ में क्या? नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं? नेक्स्ट मैं ये बोल रहा हूं कि 2013 में क्या हुआ था, इन 2013 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ अप्रूव किया था। क्या अप्रूव किया था? जिसको बोलते हैं नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पॉलिसी, समझना क्या? अब मैंने तो इसको ऐसा लिख दिया, अब इसका शॉर्ट फॉर्म ये नहीं है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये बोलता है नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर, समझना क्या, एंड एजुकेशन पॉलिसी। शॉर्ट में इसको लिखते हैं ECCE। समझना क्या? यही इसका फुल फॉर्म। समझना क्या? क्लियर है ना? अब आपको लगेगा N होना चाहिए था इधर, नहीं, जो है तो ये है एक्रोनिम इसका, ECCE। समझना क्या? इसको पढ़ते क्या है? नेशनल एजुकेशन चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल यहाँ पे एजुकेशन बोल दिया मैंने, नेशनल अर्ली हो गई, ठीक है ना? तो नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पॉलिसी। समझ में क्या? अब ये क्या बोलता है, देखो ये क्या करता है, ये एक करिकुलम बनाता है। समझ में क्या? काहे के लिए? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए। मतलब बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर कैसा देना है और क्या क्या एजुकेशन फैसिलिटीज देना है, क्या क्या एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, उसका पूरा करिकुलम तैयार किया जाता है इसके थ्रू। समझ में क्या? ये क्या करता है, ये पॉलिसी क्या करती है, ये पॉलिसी बताती है क्या कि भाई ये इंक्लूड करती है, इट इंक्लूड्स नेशनल करिकुलम एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स
फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। समझ में क्या? क्लियर? जब ये लिखा जाता है ना ECC&E, या फिर इसको सिंपली ऐसा लिखते हैं ECCE, तो आप समझ जाना ये काहे से डील करता होगा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। समझ में क्या? यहाँ पर इसीलिए इसको सिंपल ECCE पॉलिसी बोल देते हैं। समझ में क्या? ये पॉलिसी क्या है? ये बताती है पूरे देश में प्री स्कूलिंग लेवल पर क्या करिकुलम होता है। करिकुलम मतलब समझ में आता है पाठ्यक्रम, कि क्या क्या पढ़ाया जाए। एक्स्ट्रा करिकुलम को बोलते हैं कि भाई पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, क्या खिलवाया जाए, क्या उनसे एक्टिविटीज करवाया जाए, ये सब कहलाता है एक्स्ट्रा करिकुलम में। और करिकुलम मतलब क्या होता है, पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम करिकुलम। समझ में क्या? तो ये सब काहे से कौन डिटरमाइन करता है? ये अब उसके लिए एक नेशनल पॉलिसी है। समझ में क्या? क्लियर है ये बात? अब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो पाठ्यक्रम भी समझ में आ गया कि भाई एक नेशनल पॉलिसी है, उसके तहत अर्ली चाइल्डहुड केयर का क्या होता है, पाठ्यक्रम तैयार होता है। अब ये भी हमने समझ लिया। तो अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बोल रहा हूँ आपको, वो याद रखना है, ICDS प्रोग्राम। अब ये ICDS प्रोग्राम क्या है? इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। समझ में क्या? अब ये है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ICDS स्कीम बोल लो, स्कीम प्रोग्राम बोल लो। अब ये क्या है ये समझा देता हूँ मैं आपको। पहली बात याद रखना है, कौन सा मंत्रालय देखता है ये, तो कौन से मंत्रालय ने लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसने ये लॉन्च करा था। समझ में क्या? अब इसमें होता क्या है समझो, ICDS स्कीम को क्या करता है ये समझ लो पहले। ICDS इस स्कीम के तहत किसको कवर करता है? पहली बात ये कवर करता है बच्चों को, 0 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं ना, उनको कवर करता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं और लैक्टेटिंग वुमेन होती हैं, उन दोनों को कवर करता है, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। अब इनको क्यों कवर करता है समझो इधर। प्रेग्नेंट वुमेन तो आपको क्लियर है कि क्या होता है। अब लैक्टेटिंग वुमेन क्या होता है कि भाई ये वो वाला एज होता है जब वो ब्रेस्ट फीडिंग करती है। समझ में? जब बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराया जाता है ना, तो वो जो टाइम पीरियड होता है, वो उस समय वो वुमेन क्या कहलाती है, लैक्टेटिंग वुमेन। समझेगा? उसको बोलते हैं हम क्या, लैक्टेटिंग वुमेन। समझ, जब स्तनपान कराने वाला जो वुमेन का जो टाइम होता है, वो जो फेस होता है, उस समय उस वुमेन को क्या बोल देते हैं, लैक्टेटिंग पीरियड है उसका। समझेगा? उस समय स्तनपान कराना जरूरी होता है। समझेगा? अब इन दोनों के लिए सर्विसेज है इन ICDS। इसमें क्या क्या किया जाता है देखो, इसमें कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। इसमें रेगुलर हेल्थ चेकअप दिया जाता है। हेल्थ चेकअप किसके लिए? ये जो ऊपर दो मैंने दी, इनके लिए और बच्चों के लिए। समझ में, ताकि इनको कोई दिक्कत ना हो। इसके तहत इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है। इम्यूनाइजेशन मतलब क्या होता है, जो टीकाकरण होता है ना, टीका लगता है। समझ में, बच्चों को जो पल्स पोलियो अभियान ये सब चलता है, ये सब क्या है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है। ये सब काहे के तहत किया जाता है, तो याद रखना है आपको, ICDS प्रोग्राम के तहत हमेशा बच्चों को ही दिया जाता है ना। और देखना ये सब आंगनवाड़ी में ही ज्यादा होता है। समझ में क्या? तो इम्यूनाइजेशन सर्विसेज देने के लिए। समझ में क्या? नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, नेक्स्ट मैं बोल रहा हूँ कि भाई इनका क्या करना है, इनको न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है। हेल्थ एजुकेशन क्यों? देखो वुमेन है, वुमेन को न्यूट्रिशन और हेल्थ एजुकेशन दिया जाएगा ताकि वो अपने बच्चों का अच्छे से लालन पालन कर पाए। समझा क्या? कभी देखा है कि भाई उनको क्या होता है, जो जब बच्चे होते हैं तो आंगनवाड़ी की तरफ से आया आती है सर्विसेज के लिए। समझ रहे ना? वो सब क्यों आती है भाई? इसीलिए क्योंकि ICDS उनको एनकरेज करता है कि ये सब हमको न्यूट्रिशन और हेल्थ एजुकेशन को प्रमोट करना है, बढ़ावा देना है। तो इन सब चीज़ों के लिए सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। मतलब क्या बोलते हैं उसको, रिफरल सर्विसेज। रिफरल सर्विसेज, जैसे कि रिफरल सर्विसेज में कौन कौन सी सर्विसेज आ जाती हैं, जैसे कि कंसल्टेशन, टाइम टू टाइम ये जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं वो क्या कर सकती हैं, जा सकती हैं और वो कंसल्ट कर सकती हैं डॉक्टर्स और उनसे। समझा क्या? उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है।
समझ में गया। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, इसके लिए उनको बार बार एनकरेज किया जाता है कि आप ये सारा जो डिलीवरी हो वो कहाँ हो, हॉस्पिटलाइज हो करके करवाना। आप ये होम डिलीवरी को डिस्करेज करते हैं, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को एनकरेज करते हैं। समझ में गया, बढ़ावा देते हैं उसको। क्यों? उससे एक तो जो बेबी आएगा उसका भी हेल्थ अच्छा रहेगा, दूसरा मदर्स की भी जो हेल्थ होती है उसको भी हम अच्छे से रख सकते हैं। समझ में गया। तो ये सारी रेफरल सर्विसेज भी उनको दी जाती है। समझ में गया। इसी के तहत हम क्या करते हैं, हेल्थ चेकअप। समझ में गया। हेल्थ चेकअप ये तो बता ही दिया, हेल्थ चेकअप, ठीक है। इसके साथ साथ मैं क्या बोल सकता हूँ, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिए जाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, बच्चों को आईसीडीएस प्रोग्राम के तहत दूध का सेवन कराया जाता है, दूध के शेक्स वगैरह पिलाए जाते हैं इनको, ठीक है। समय समय में इनको खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें दी जाती है ताकि इनका क्या हो, ताकि ये फिजिकली और मेंटली इनका ग्रोथ हो। समझ में आ रहा है। प्लस वुमेन्स को, प्रेग्नेंट वुमेन्स को भी बहुत सारी वो दवाई वगैरह दी जाती है, बहुत सारे मान लो कि टॉनिक वगैरह, घोल वगैरह पीने के लिए, ताकि उनकी इम्यून सिस्टम अच्छे से काम करता रहे, ये सब दिया जाता है। समझ में गया ना। तो आईसीडीएस प्रोग्राम क्या है ये आपको समझ में आ गया। क्या आईसीडीएस प्रोग्राम किसको कवर करता है, ये करता है, क्या काम करता है तो आपको बता दिया। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिए जाते हैं, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, रेगुलर हेल्थ चेकअप की सर्विसेज दी जाती है, उसके अलावा बहुत सारी रेफरल सर्विसेज दी जाती है। उसके साथ साथ अवेयरनेस जनरेशन, मतलब ये अवेयरनेस के लिए, अवेयरनेस जनरेशन, समझा गया, ताकि बच्चों को और जो लैक्टेटिंग और प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उन पर ध्यान रखा जा सके, इसीलिए ये सब किया जाता है। क्लियर? ठीक, बोलो समझ में आ गया। तो हमेशा कभी भी क्वेश्चन आए प्री स्कूलिंग लेवल पर तो पता होना चाहिए कि भाई ये चीजें करनी है हम। समझ में गया, ये चीजें चल रही है। समझ में गया। एक नेशनल पॉलिसी याद रख लेना, वो क्या बताता है, करिकुलम बताता है, और आईसीडीएस प्रोग्राम के तहत क्या होता है, क्या क्या सर्विसेज दी जाती है, ये आप समझ में आ गई। समझ में गया। अब देखते हैं कि भाई ऐसे कौन कौन सी इनिशिएटिव्स हैं, इनिशिएटिव्स फॉर प्री स्कूलिंग इन इंडिया। इंडिया में प्री स्कूलिंग लेवल पर क्या क्या इनिशिएटिव है, तो पहले मैंने आपको क्या बताया था, याद करो, आर्टिकल 45, हाँ ये करता है ना, ये आर्टिकल 45 क्या करता है, ये 0 से 6 साल बच्चों के लिए क्या बात करता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसकी बात करता है। समझ में गया। वो भी सबको, फॉर ऑल, कोई भी बच्चा ना छूटे, ये हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या बताया अभी मैंने आपको, नेक्स्ट बताया कि भाई अभी एक ड्राफ्ट अभी बताया ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, ठीक है ना, 2018 की, उसमें भी इससे रिलेटेड बात किया गया है। ये तो बहुत डिटेल में हमको देखना है, बहुत अच्छे से करेंगे इसको, अभी आने वाले लेक्चर्स में इसको देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें यह चीज बोली गई है कि अभी आपको बता देता हूँ, वैसे इसका डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम क्लासीफाई कर देते हैं ना कि भाई ये फॉर्मल एजुकेशन है, ये फॉर्मल माना जाता है, और किंडरगार्टन वाले को इनफॉर्मल माना जाता है। समझ गया। तो ये बोला जा रहा है इस ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन की, ये क्लासिफिकेशन बंद होना चाहिए। हम इसको भी क्यों नहीं फॉर्मल ट्रीट करते हैं, इसको जब हम इसको फॉर्मल ट्रीट नहीं करते हैं ना, तो हम ज्यादा अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं कर पाते हैं। समझना क्या, उससे क्या होता है, ये वाली सेक्शन जो होती है किंडरगार्टन स्कूल उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती बच्चों पर। समझना क्या, ऐसे ही चलाती है उसको। समझना क्या, जब हम इसको भी फॉर्मल एजुकेशन में रखेंगे, फॉर्मल एजुकेशन ही मान करके चलेंगे, तो उसको बेटर तरीके से उनकी अकाउंटेबिलिटी हम फिक्स कर सकते हैं। समझना क्या, और वो उनको आंसरेबल बना सकते हैं। इसलिए ये वाला क्लासिफिकेशन नहीं होना चाहिए। ये आपको बात करता है कौन सा, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2018 में बात की गई है। नेक्स्ट अभी मैंने आपको क्या बता दिया कि भाई आईसीडीएस प्रोग्राम चलता है, आईसीडीएस तो बता ही दिया मैंने आपको। इसके अलावा मैंने क्या बता दिया, नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है ना, नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पॉलिसी, ये भी है हमारे पास। अभी बता दिया काहे के लिए, करिकुलम सेट करने के लिए, है ना, ये भी इनिशिएटिव हमारे गवर्नमेंट ने लॉन्च करके रखा है। नेक्स्ट क्या बताया था मैंने आपको, भाई आरटीए एजुकेशन में भी है ना, आरटीए एजुकेशन में अभी बताया आपको 2009 में भी बात की गई थी। स्टेट को डायरेक्शन दिया गया है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए आप कुछ चीजें कर सकते हो, वो भी हमने देख लिया। समझ में क्या, ठीक है। नेक्स्ट एक और चीज बता देता हूं आपको, जिसको बोलते हैं हम सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान। इसमें क्या है, ये भी कवर करती है, कवर्स
अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसको भी ये कवर करती है। अब ये सब क्या है, आने वाले सब्सिक्वेंट क्लासेस में जैसे जैसे आएगा आपको सब चीज क्लियर होती जाएगी। समझ में आ गया?